Hello students, it is CA Pragnesh Kanabar over here with some quick revision about some important concepts when it comes to inter CA audit. If you are watching this video, I know that आप फटाफट कुछ concepts revise करना चाहते हो. तो दोस्तों जरा मैं आपकी 2 मिनट लूंगा and then I will start. Audit subject at inter CA level gets divided into two parts. एक है standards on auditing. I'm talking about the new syllabus CA intermediate. एक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जिसके ऊपर 8 चैप्टर्स डिपेंडेंट है और दूसरा है नॉन एसे पार्ट जिसके ऊपर 5 चैप्टर्स डिपेंडेंट है. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नॉन एसे पार्ट काफी सारी नोट्स हमारी मोबाइल ऐप पे है जैसे कि आप कंटिन्यूस रिमाइंडर देख रहे हो. एंड नाउ एट द ऑडिट एकेडमी यूट्यूब चैनल आई विल बी रिवाइजिंग अ लॉट ऑफ कंसेप्ट्स. काफी सारे ऐसे कंसेप्ट्स जो एग्जाम फेवरेट है, काफी सारे ऐसे कंसेप्ट्स जो बच्चे काफी शॉर्ट में करके जाते हैं पर थोड़ा डिटेल में करना जरूरी है and it can be asked in exams. So students, without wasting time, let us revise a few concepts from chapter 13, that is audit of different types of entities. तो ऐसे short videos आते रहेंगे. Do subscribe to our channel. Okay, so audit of different types of entities. Chapter 13 काफी बार बच्चे ignore कर देते हैं पर काफी interesting topic, easy topic, ऐसा topic जो आपको आराम से marks दे सकता है. Okay. सो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, इसमें कितने अलग अलग टाइप ऑफ एंटिटीज के ऑडिट का डिस्कशन है. एज यू कैन सी द फर्स्ट डिस्कशन इज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज. फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट डिस्कस करेंगे बेटा सब डिटेल में. देन इट इज ऑडिट ऑफ एलएलपी, देन ऑडिट ऑफ एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट. ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ ऑडिट है, कैसे क्वेश्चंस आते बताता हूं पर पहले समझ तो कितने हैं. ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ होटल्स, ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स. आजकल बहुत एंजॉय किया सब जगह पे, वैसे तो काफ़ी कुछ बंद भी है बट इट्स ओके. ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, ऑडिट ऑफ क्लब, देन ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज. ओके, सो यू हैव सो मेनी डिस्कशंस ओवर हियर. ऐसे 2-3 छोटे छोटे डिस्कशन भी है बट ये सारे क्रिटिकल डिस्कशंस का लिस्ट आपके सामने है. नाउ लिसन टू मी, इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ. गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑडिट ऑफ एलएलपी. ध्यान से सुनना बेटा. गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑडिट ऑफ एलएलपी, ये 3 ऐसे डिस्कशन है जहां पे सेक्शन बेस्ड टेक्निकल डिस्कशंस आर गोइंग टू बी देयर. उसके अलावा जो आप ऑडिट्स देख रहे हो वहां पे थोड़ा थियरी बेस्ड डिस्कशंस है एंड इजी क्वेश्चंस, इजी आंसर्स आर आल्सो देयर. सो अगर मैं फिल्टर करूं इस टॉपिक को तो जो फर्स्ट 3 डिस्कशंस है गवर्नमेंट ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, ऑडिट ऑफ एलएलपी, यहाँ पे थोड़े टेक्निकल डिस्कशंस है जहां पे स्टूडेंट को हेल्प की भी जरूरत होती है. एंड फॉर बैलेंस डिस्कशंस आई हैव अ टेक्निक व्हिच आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड यू विल बी थ्रू विद दिस टॉपिक. काफी बार 5 to 8 मार्क्स का इंपैक्ट इस टॉपिक का आता है, कभी कभी कुछ पेपर्स में 10 मार्क्स का इंपैक्ट भी आया हुआ है. एंड इट इज पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक विद इजी प्रिपरेशन. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस. नॉन एसे पार्ट के जो 5 चैप्टर्स है उसका टोटल 45 मार्क्स का इंपैक्ट है पेपर के ऊपर एंड यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दोस टॉपिक्स. अंडरस्टूड दिस? ओके, एसेज भी तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट ये इंडिविजुअल छोटे छोटे डिस्कशंस है तो इसके ऊपर आई एम इशूइंग वीडियोस. Subscribe to this channel, you will keep on getting a lot of videos and also on the app. Okay, so now going ahead without wasting your time, we will start the discussion of government audit. अब बेटा अगर आपने कंपनी ऑडिट किया हुआ है तो आपने एक इंसान का नाम सुना होगा. यू वुड हैव हर्ड अबाउट वन पर्सन कॉल्ड एज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये रिवीजन वीडियो है तो थोड़ा मेरा स्पीड इसमें फास्ट रहेगा. ओके, सो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज ही? यस, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट. वापस बोल रहा हूं, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड. सो जैसे जुडिशरी के हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बैंकिंग हेड यस RBI governor, correct. Similarly, when it comes to Indian accounts and audit department, we have comptroller and auditor general of India. तो इनके अंडर गवर्नमेंट अकाउंट्स, स्टेट अकाउंट्स, यूनियन अकाउंट्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, ये सब के ऑडिट इनके अंदर आते हैं. मैं सेमिनार नहीं ले रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू सच पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन एग्जाम्स. सेमिनार लेता तो दिस वीडियो वुड हैव बीन ऑफ 3 आवर्स. तो गवर्नमेंट ऑडिट के अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू टू राइट द आंसर. ओके, तो गवर्नमेंट ऑडिट का जो फ्रेमवर्क है इंडिया में किस तरीके से चलता है. फर्स्ट,
ऑफ कोर्स इट इज कंडक्टेड अंडर द ऑथोरिटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. It is done through which department? Indian Accounts and Audit Department. Which department? Indian Accounts and Audit Department. जो CAG of India है, it is like a watchdog. He will watch that various authorities, यानी कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग authorities है, गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की गई various entities हैं, understood this, they are acting as per the instructions of the government. Look at this. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आंसर्स में हेल्प करेगा. The CAG of India watches that various authorities act in regard to financial matters in accordance with the constitution, संविधान के हिसाब से. So government के instructions भी जो होते हैं, it should not be against the constitution and the laws made by the parliament and conform to the rules or orders. So constitution, parliament, state legislative assembly, rules, orders, इसके हिसाब से whether all the government entities are acting or not, that is what the Comptroller and Auditor General of India is going to check. Okay. बहुत ही दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन, इट एम्स टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये जो ऑडिट होता है विच इज डन अंडर द ऑथोरिटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड देयर स्टाफ मेंबर्स, जवाब देना पड़ता है ना गवर्नमेंट एंटिटीज को, गवर्नमेंट मैनेजमेंट को. सो इट एम्स टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी. नेवर फॉरगेट दिस वर्ड. इट एम्स टू एंश्योर, बोलो, अकाउंटेबिलिटी of the executive, yani the person who is making the decisions in respect of public revenue and expenditure. Okay. Government के जो खर्चे होते हैं, that is the most important part in government audit. तो government expenditure के बारे में you need to understand something because expenditure audit is one of their favorite question of 5 marks, जिसके बारे में by the end of this video you will get a discussion, don't worry. So broad framework of government expenditure in India. सबसे पहले तो ये समझ लो कि इंडिया में वॉट एवर एक्सपेंडिचर हैपन्स बाय द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी अग्रीड अपॉन, यानी उसके ऊपर अग्रीमेंट होना चाहिए. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होना रहेगा तो पार्लियामेंट में वोटिंग, या तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. सो ब्रॉडली बजट्स वगैरह जो पास होते हैं, इट हैज टू बी अग्रीड अपॉन. द फंड्स फॉर एवरी सच एक्सपेंडिचर मस्ट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ, क्या दिख रहा है ये वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नेवर फॉरगेट दिस फ्रेज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. अब जब हम ये बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, तो क्या मतलब क्या होता है ये सब चीजों का? ऑलराइट, सो लुक एट दिस. यस, एज पर आर्टिकल 266 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जब ये नाम लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो क्या क्या आता है उसके अंदर? लुक एट दिस. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो टैक्स तो है ही, टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप लिख दोगे. ऑल द लोन्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जब फंड की बात चल रही है, नॉट ओनली रेवेन्यू, व्हेन आई से फंड, तो एक तो जो रेवेन्यू में कमाता हूं वो, लोन्स लिया वो, एंड ऑल द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मैंने जो लोन्स दी थी उसका जो रीपेमेंट आया हो, सो बेसिकली वॉट एवर फंड इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट टू स्पेंड, understood this, that all comes under the consolidated fund of India. Consolidated fund of India is not equal to consolidated revenue. Ensure that आप ये चीज को अच्छे से पढ़ो. It can be asked as an MCQ also. As per which article बोलो? 266. बोलो 266. Okay. Then एक तो एक्सपेंडिचर, सबसे पहले तो आपने देखा कि बॉस एक्सपेंडिचर के ऊपर पहले तो वोटिंग होती है, इट इज अग्रीड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव. फिर एक्सपेंडिचर किस में से होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है वो देख लिया. एंड नाउ जो पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर है, इट सेज दैट बॉस आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज डन, फिर उसका ऑडिट होता है किस तरीके से हुआ हुआ एक्सपेंडिचर. अंडरस्टूड दिस. एंड देन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में, जरा ध्यान से, पार्लियामेंट में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देयर इज अ सेपरेट कमिटी जो ये एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा ध्यान देती है, एंड दैट कमिटी इज कॉल्ड एज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. दैट कमिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, PAC. इसके बारे में आप गूगल करोगे, यू विल कम टू नो मोर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट CAG ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग करने के लिए एवरी पार्लियामेंट, तो एक ही है, पार्लियामेंट एंड एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज गोइंग टू क्रिएट अ कमिटी कॉल्ड एज पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. ऑलराइट, ओके. गवर्नमेंट ऑडिट में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट ऑडिट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो.
तो दिस मैंने कहा कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, गवर्नमेंट के असेट्स, स्टोर्स, स्टॉक्स, ये सब का ऑडिट आएगा ही। रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऑल दैट इज गोइंग टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो सीएजी ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, क्या क्या आता है गवर्नमेंट ऑडिट में, लुक एट दिस। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर 5 मार्क्स का कंसेप्ट है। इनफैक्ट ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर के हर एक पॉइंट के ऊपर भी देयर आर सेपरेट 4 मार्क्स क्वेश्चन, सो बी केयरफुल, वो आगे डिस्कस करेंगे। Audit of receipts, tax and non-tax. Then audit of public sector undertaking. You will come to know more about that at final C level. ONGC वगैरह सुना है ना? Just this. Okay. And then audit of non-commercial autonomous bodies. जो health या science या उसमें जो research करते हैं. Understood this? Let us say yes, ISRO and stuff, you would have heard about them. फिर हेल्थ मिशंस के ऊपर, सो नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडीज, इसरो तो अभी काफ़ी कमर्शियल भी हो गया है, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट इन डाइवर्स फील्ड्स। ओके, सो दोस्तों ये जो पूरा स्लाइड है इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है, दे कैन आस्क यू दीज पॉइंट्स। एंड देन गवर्नमेंट ऑडिट फ्रेमवर्क इन इंडिया करके एक जनरल भी पूछ सकते हैं। IAAD, who is IAAD? The department which conducts an audit of government entities, headed by Comptroller and Auditor General of India. Understood this? So ये काफी सारे questions possible हैं इसमें से। Consolidated Fund of India में क्या क्या आता है, because it is not only knowing about theory but it is also understanding about the kind of questions that can be asked. अब बेटा in your module they have given a definition of government audit. Just this. A definition has been given by UN Handbook on Government Auditing, United Nations Handbook on Government Auditing. तो ये definition काफी बड़ा definition है when you look at the definition. But then how to remember this definition? सबसे पहले तो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑडिट क्या है वो बताया थोड़ा। प्लीज अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ऑडिट डिफरेंट कैसे है फ्रॉम द नॉर्मल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट वी डिस्कस इन ऑडिट सब्जेक्ट। एक तो उसमें ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाता है, बट अलॉन्ग विद दैट वेदर द एक्सपेंडिचर वाज डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस, कहीं अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर तो नहीं किया, वेदर जो आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो मिल रहा है कि नहीं, वेदर द मैनेजमेंट हैज टेकन द डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी। नॉर्मली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारे एरियाज पे फोकस नहीं होता। Now, if you know correctly audit of financial statements and if you have some idea about standards in auditing, now you know that was to express an opinion whether financial statements are in accordance with applicable financial reporting framework and they are free from material misstatements। वो audit of financial statements में main focus area है। तो सबसे पहले तो what part समझो गवर्नमेंट ऑडिट का, that what is government audit, तोड़ते हैं डेफिनेशन को। Understood this? What? OSPI एग्जामिनेशन। ऑस्पी एग्जाम देखो, हर एक ऑडिटर ना एक ऑस्पी एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव यानी अनबायस्ड तरीके से बिना भेदभाव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। तो गवर्नमेंट ऑडिट इज एन ऑस्पी एग्जामिनेशन। लेकिन नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ, नेवर फॉरगेट दिस लाइन, इफ यू फॉरगेट दिस लाइन आई विल नॉट गिव यू द मार्क्स। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस। A striking difference between government audit and audit of financial statements, financial, administrative and other operations. Don't forget this. Of a public entity यार, UN हैंडबुक ऑन गवर्नमेंट ऑडिटिंग का डेफिनेशन है, तो जनरल फ्रेजेस यूज किए। अब कब होता है ये एग्जामिनेशन? व्हेन, तो उन्होंने एक्सपेंसेस वगैरह कर लिया, उसके बाद मेड सब्सिक्वेंट टू देयर एग्जीक्यूशन। अंडरस्टूड दिस? ओके, देन व्हाई? अब तो आप, that is why first I spent some enough time on making you understand what is government audit for the purpose on evaluating and verifying them। them मतलब क्या? just a minute। ये जो है ना फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर ऑपरेशंस, फाओ ऑपरेशंस, उसको इवैल्यूएट करने के लिए। ओके, हाउ? तो ऑडिट करने के बाद एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है जिसमें ऑडिटर की फाइंडिंग्स वगैरह होती है टू द गवर्नमेंट, टू दिस एंड रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर एक्शंस। हु इज गोइंग टू डू इट? बाय द रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स। एंड वी नो दैट इन अवर इंडिया कभी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स कौन है? इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट हेडेड बाय कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी एग्जामिनेशन आ ही जाता है। इन केस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, वो लाइन लास्ट में तो you just know it, audit of financial statements। okay, तो एक तो बेटा डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। वेट,
पर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाने से पहले आर यू वेरी क्लियर विद द डेफिनेशन? क्या एक बार मेरे साथ बोलोगे? व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट? इट इज एन ऑस्पी एग्जामिनेशन. बोलो ऑस्पी. ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. अच्छा, ऑफ व्हाट? किसका एग्जामिनेशन? ऑफ व्हाट? ऑफ फाओ. फाओ, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस ऑफ अ पब्लिक एंटिटी. ओके, व्हाई इट इज डन? क्यों किया जाता है? अंडरस्टूड दिस. अच्छा, कब होता है? व्हेन मेड सब्सिक्वेंट टू देयर एग्जीक्यूशन, मतलब वो खर्चे वर्चे हो जाने के बाद. व्हाई इट इज डन? फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम मतलब क्या? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस. अंडरस्टूड दिस. ओके, कैसे होता है ये? हाउ? Okay, how it is being done? Yes, presenting a report containing explanatory comments on audit findings. Who is going to do it? By responsible officials. And financial statement के examination में have to express an appropriate opinion. So इसको जब एक साथ लिखोगे, what, when वगैरह वो सब नहीं लिखने का, वो आपको याद रखने के लिए, आपको ट्रिगर करवाने के लिए. Understood this? Be careful about it. Okay. Are you clear with the definition? Yes. तो फिर जरा ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं. पर्पस क्या है? अरे यार अभी बहुत क्लियर हो चुका है पर्पस. जस्ट की मॉड्यूल लैंग्वेज में व्हाट आर द स्टेटमेंट्स दैट यू आर सपोज टू राइट. ये दिख रहा है, फंड द पॉलिसी बेस. तो एक तो अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड्स. पब्लिक के जो भी फंड्स है, गवर्नमेंट के फंड्स है, पब्लिक फंड्स, उसका अकाउंटिंग. क्वेश्चंस पूछना, कहां स्पेंड हुआ है, मेकिंग देम आंसरेबल. लुक एट दिस. एंड देन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रही है. अप्रेजल यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. एंड देन नेचुरली जो भी हम रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं उसके ऊपर एक्शंस ले जाते हैं. सो इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर करेक्टिव एक्शन. सो फंड द पॉलिसी बेस. तो पहले फंड का अकाउंटिंग, पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, whether that is as per the constitution or not, so uska critical evaluation. Understood this? Okay. And then it acts as a base for taking corrective action. So definition and objectives you have learnt over here. वो तो आपको define government audit and explain the objectives करके पूछ सकते हैं. I hope you are clear with this. Yes, थोड़ा content इसके अंदर और आपको लिखना हो तो आप मॉड्यूल देख सकते हो, but mostly whatever you are supposed to write is over here, so do not worry about it. All right, okay. Now let us go ahead with our discussion. So now let us discuss about another set of questions that can be asked over here, and that is legal framework about government audit. Yes beta, legal framework. Specifically questions आ सकते हैं on Comptroller and Auditor General of India, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी राइट्स, ड्यूटीज वगैरह के बारे में. सो प्लीज स्टे फोकस्ड. ऑलराइट, बिकॉज दिस इज द एरिया जो स्टूडेंट्स काफी बार मिस कर जाते हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. CAG of India, Comptroller and Auditor General of India, is not some normal roadside authority. No. CAG of India का जो creation है is being done by Constitution of India. Or by the end of this discussion, you will realize, that even Prime Minister has to worry about the reports of CAG of India. इस level का उनको independence दिया गया है. So Article 148 to 151 of Constitution of India dedicated to CAG. 148 के बारे में बताऊंगा, अभी appointment का discussion होगा. Article 149 deals with rights and duties of CAG. 150 deals with accounts, जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट को रखने हैं, अकाउंट्स का फॉर्मेट किस तरीके से रखने हैं. एक्चुअली वो स्टैम्प करके देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ CAG ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड दिस? ओके. आर्टिकल 151 डील्स अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ CAG. सो CAG की जो रिपोर्ट्स है उसके कैसे डील करना है. नॉर्मली आई विल टेल यू कैसे चलता है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भी यूनियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड एंटिटीज होती हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स है, audit reports are given to the president, and then president ensures that it is put forward in the parliament. और पार्लियामेंट में कौन है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. हेलो, कॉल बैक. यस, ओके. सो वैसे कोऑर्डिनेशन चलता रहता है. स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो एंटिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो एंटिटीज है, उसका रिपोर्ट गोज टू चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. नो, गवर्नर ऑफ द स्टेट. बिकॉज जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट होते हैं वैसे स्टेट के गवर्नर होते हैं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. So it goes to the governor of the state, and then governor ensures that the reports are put forward in state legislative assembly. State legislative assembly में उनका discussions वगैरह कौन टेकअप करेगा? Yes, again public accounts committee of that particular state. उस तरीके से पूरा सर्कल चलता है. Understood this? Okay. Then now we are going to discuss a question which has been repeatedly asked.
अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, एमसीक्यू का भी फेवरेट है ये, सो बी केयरफुल। सो सीएजी का अपॉइंटमेंट करता कौन है? पोई पोई रम पम पोई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो नॉट द प्राइम मिनिस्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। उनकी सैलरी की बात करें तो यस, पार्लियामेंट में डिसीजन लिया जाता है, उनके लिए एक्ट भी पास किया गया है अबाउट सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस, बट काफी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है दैट इट शुड नॉट बी टू द डिसएडवांटेज ऑफ सीएजी। और भी मजेदार बातें बताऊंगा। उनकी जो सैलरी है, इट इज नेवर लेस देन to the salary of judge of Supreme Court. In fact, the salary is equal to the judge of the Supreme Court, and judge of the Supreme Court की भी जो सैलरी है काफ़ी अच्छी सैलरी कंडीशंस ऑफ सर्विस होती है, बिकॉज उनका भी इंडिपेंडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज जितना उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन किया जाता है, सो दैट ही कैन वर्क फ्रीली। Administrative powers of CAG, as you can see on your screen, shall be determined by the president after consultation with him. तो CAG के साथ कंसल्टेशन के बाद प्रेसिडेंट विल डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ CAG। अगर CAG को निकालना हो, लेट अस से ऑल द मिनिस्टर्स आर फेड अप बिकॉज CAG का रिपोर्टिंग इज टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, सो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैन नॉट क्रिएट प्रेशर ओवर CAG। तो सारे मिनिस्टर्स ने सोचा निकालो निकालो निकालो, इतना ईजी नहीं है। CAG का जो रिमूवल प्रोसीजर है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका भी जो रिमूवल प्रोसीजर होता है वैसा ही रिमूवल प्रोसीजर है यहाँ पे। दैट मीन्स फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप, उनके ऊपर एक कमिटी बैठेगी, इंडिपेंडेंट कमिटी। ऑफ कोर्स इट इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कमिटी विद द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। वो कमिटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहीं कोई मिसबिहेवियर है या इनकेपेसिटी है, दैट मीन्स not able to hold the position of CAG, ऐसा कुछ findings है क्या? If the committee finds that, they will submit the report to the parliament, and parliament में 2/3 majority in both houses of parliament, oh my god, 2/3 majority in both houses of parliament, उसके बाद ही removal हो सकता है, that also after president gives the consent, as you can see on the screen. So please be careful about this. It's not easy to remove the CAG. All right. Both houses, each house of the parliament decides to do so by a majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. My God. Okay. CAG का टेन्योर, क्या हर साल CAG को रैटिफिकेशन करना पड़ेगा? CAG का रैटिफिकेशन करना पड़ेगा बाय प्रेसिडेंट? एवरी ईयर विल CAG बी वरीड कि अरे यार ये साल निकाल दिया तो? नो 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 नो। CAG वंस अपॉइंटेड विल होल्ड ऑन टू द अपॉइंटमेंट फॉर 6 straight years, retirement age being 65 years. So if you are appointed as CAG at the age of 61, then in that case 65 is your retirement age. Okay, so be careful. So fixed tenure of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. ये पूरा क्वेश्चन पूछते कैसे पता है? Constitution of India has given enough safeguards to protect the independence of CAG. Do you agree? Yes or no? Are you getting my point? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे that Constitution of India has given enough safeguards to protect the independence of CAG. Do you agree? Yes or no? Of course I agree. Of course we agree. अभी आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे बॉस, as you can see over here, कि कितना सारा प्रोटेक्शन दिया गया है to the CAG, as you can see. So of course we agree कि enough safeguards दिए गए हैं to protect their independence, और उसके justification में ये जो appointment वाली पूरी slide है, this particular area you will have to write it in great details. उसके साथ साथ ये articles को भी आप quote कर दो तो better रहेगा, but this is non-negotiable, you will have to write it. I hope you are clear with this. As I told you, my speed is a little fast because I know that if you are watching this video, you are in urgency, maybe your attempt is near or something. Okay, but I'm trying to clear out all the points over here. फिर भी कुछ doubts है तो on my app chat box है, आप doubts पूछ सकते हो. I will be there to answer it. Understood this? और answer ना करो ना तो reminder पे reminder डालने का. Okay. Powers of CAG as per the CAG Act. Yes. बेटा पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास की है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो
सर्विसेज की जो कंडीशंस है, ड्यूटीज, राइट्स, उसकी एक्ट पास की है। ऑफ कोर्स उसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है सीएजी को, डोंट वरी, वो तो पहले बता दिया था आपको कि इट कैन नॉट बी टू द डिसएडवांटेज ऑफ सीएजी। तो उसके हिसाब से सीएजी के पावर्स क्या है, अगेन इट कुड बी अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स और सो पावर्स ऑफ सीएजी, अंडरस्टूड दिस, उसके हिसाब से सीएजी के पावर्स क्या है। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल you would have understood up till now that CAG is the Iron Man if government accounts and audit is the Marvel universe. That CAG, is the Powerpuff Girl, Powerpuff Boy. तो CAG के पावर्स क्या होंगे? बॉस, एनी गवर्नमेंट ऑफिस जहां पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उसको इंस्पेक्ट करना, देन डिमांडिंग एनी रिकॉर्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस विच विल हेल्प हिम इन कंडक्टिंग ऑडिट, asking any questions or making such observations जो उसको मदद करेंगे in conducting his audit. Are you getting my point? क्या पावर्स रहेंगे? And he will decide कि कौन सी एरिया को डिटेल में ऑडिट करना है, कहां पे लिमिटेड ऑडिट करना है। तो नॉर्मली भी अगर आप सीएजी हो तो आप कौन से पावर्स चाहोगे? Those powers are only there. You need a memory code for this. Are you so robotic that ये वाले क्वेश्चन के लिए आपको मेमोरी कोड लगेगा? Not at all, man. Look at this. Look at this. Just read it. Just read it. Come on. You are a CA student. Look at this. To inspect any office of accounts, under the government, state government, central government, whatever it is. To require that any accounts, books, papers, वो जहाँ पे बोले वहाँ पे पहुँचाने पड़ेंगे वो सब records, to be sent to the specified places. ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करना, ऐसे ऑब्जर्वेशंस करना जो उनको लगे नेसेसरी है, अंडरस्टूड दिस, टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग दैट डिसीजंस एंड स्टफ। ओ एंड देन लुक एट दिस लास्ट वाला जरा ध्यान से, टू डिस्पेंस विथ एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट ऑफ एनी अकाउंट्स और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई जगह पे डिटेल ऑडिट नहीं करना है, कहीं पे लिमिटेड चेक्स करने हैं, कुछ कहीं पे डिटेल ऑडिट करना है, देन इन दैट केस he is going to decide that, look at this, that is the right to decide the extent of checking to be done. ये मैंने आपको समझे इसलिए लिखा है, बाकी वो जो फर्स्ट 3 लाइन्स है दैट इज, इफ यू राइट दैट इट इज गुड, अंडरस्टूड दिस, यस। अब बेटा पावर्स की बात की है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सुना होगा ऐसा सब, तो फिर लेट अस you just predict what will be the next discussion. Of course, yes sir, the next discussion is going to be about duties of CAG as per the Comptroller and Auditor General's Duties, Powers and Conditions of Services Act 1971. of course यही next discussion होगा ना बेटा। सीएजी एक्ट 1971 लिख दोगे तो भी चलेगा, ये तो पूरा नाम इसलिए लिखा है ताकि अगर एमसीक्यू वगैरह हो तो फिर आपको समझ में आ जाए। C&AG एक्ट 1971 लिखोगे तो भी इट इज ओके। क्या होगी सीएजी की ड्यूटीज? टेल मी, कैन आई से सीएजी इज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? ना 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 ना, अब तक तो समझ में आ गया दैट हु इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कम ऑन नाउ यू टेल मी, सोचो ना यार, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, स्टोर स्टॉक्स इन्वेंटरीज वगैरह हैं, गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दिए हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह, सबका ऑडिट करना, दैट इज तो मेन ड्यूटी ना। अरे वही तो उनका मेन ड्यूटी है ना। यस सर, यस, तो हो जाएगा आपका आंसर इसमें। बट एक पॉइंट जो मैं आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट एंड अंडरस्टैंड इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, that is compile and submit accounts of union and states। नहीं, पूरा डिटेल्ड अकाउंटिंग सीएजी से आप नहीं करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंटिंग इज डन एट देयर ऑफिसेस, बट उसको कंपाइल करना, समरी बनाना, कंपाइल मींस टू अक्यूमुलेट, इकट्ठा करना, और उसका समरी बना के टू सबमिट इट टू द प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू यूनियन अकाउंट्स एंड व्हेन इट कम्स टू स्टेट अकाउंट टू सबमिट इट टू द गवर्नर। अंडरस्टूड दिस, तो ये दिस फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये ड्यूटी को जरा अच्छे से लिखोगे, बाकी ड्यूटीज अपने आप आ जाएगी, डोंट वरी। सो कंपाइलिंग द अकाउंट्स फ्रॉम इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स, जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें से कंपाइल करना। शोइंग अंडर द रिस्पेक्टिव हेड, एक मिनट ना पहले इस पे ध्यान दो, शोइंग अंडर द रिस्पेक्टिव हेड द एनुअल रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स, तो थोड़ा समरी बना के सबमिट करना। किसको सबमिट करना? दिस कैन बी एन एमसीक्यू, बी केयरफुल। तो मैंने आपको टेबल बना के दिया हुआ यहाँ पे, अकाउंट्स ऑफ एंड कंपाइल एंड सबमिट टू होम। So accounts of first union government, compile and submit to the president. State government, compile and submit it to governor of a state. Accounts of each union territory having a legislative assembly. Oh, union territory जहाँ पे legislative assembly यानी खुद की government है, तो administrator of the union territory having a legislative assembly.
पर नेचुरली अगर गवर्नर अपॉइंट किया है तो इट विल गो टू द गवर्नर ऑल्सो, अंडरस्टूड? सो यूनियन टेरिटरी में डिपेंड्स वेदर द गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड और नॉट, ऑलराइट? अदरवाइज यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? यस ओके। देन और क्या उनकी ड्यूटीज है कि ऑडिट के रिलेटेड जो जनरल प्रोविजंस है, जैसे मैंने आपको कहा अकाउंट्स का सिर्फ ऑडिट नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट भी होता है, ऑपरेशंस का ऑडिट होता है, मैनेजमेंट के डिसीजंस का ऑडिट होता है, वो अभी आगे आगे डिस्कशन में आ जाएगा, डोंट वरी। ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट लोन्स वगैरह जो दी है, वेदर कंडीशंस ऑफ द ग्रांट आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन स्टेट्स, सो रिसीट्स एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी है, यहाँ रिसीट का अलग से पॉइंट भी दिया है। एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, जो भी स्टोर्स, इन्वेंट्री, स्टॉक्स, एसेट्स वगैरह हैं, ये सब का डिस्कशन अभी आ रहा है, डोंट वरी, दिस कंसेप्ट्स विल गेट कवर्ड अंडर फर्दर डिस्कशंस, ओके। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, जो आप कंपनी ऑडिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यू नो, सो दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर देयर, सो डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट? यस, so these are the duties of CAG। फर्स्ट ड्यूटी को अच्छे से याद रखो, अदर ड्यूटीज अपने आप याद रह जाएगा, क्यों? बिकॉज अभी फर्दर डिस्कशन में आ रहा है। सो आई डोंट थिंक ड्यूटीज ऑफ CAG करके डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे, बट इट इज पॉसिबल दैट ऑन द फर्स्ट ड्यूटी दे मे आस्क अ 3 marks क्वेश्चन और सो, or they may just ask you the list of duties rather than asking you to explain every duty। so हर एक ड्यूटी का एक्सप्लेनेशन की जगह पे they may just ask you कि भाई लिस्ट ऑफ ड्यूटीज दे दो, अंडरस्टूड? ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऑलराइट? यस सर, ओके। सो वी गो अहेड। हाँ, एक छोटा सा नोट है, देख लो। आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंस दैट। 151 किसके लिए था? अरे CAG की रिपोर्ट्स के लिए। 149 राइट्स ड्यूटीज, 150 अकाउंट्स, 151 CAG की रिपोर्ट्स। हाँ, अच्छा। So 151 of the Indian Constitution enjoins that CAG shall report on accounts of union and of each state to the president governor। पहले ही बता दिया मैंने आपको ये रिपोर्टिंग कैसे चलता है। And then they will put it respectively into the legislatures and the parliament, okay? The report should thereafter be publicized adequately in order to create a proper climate of पब्लिक ओपिनियन। मैंने कहा ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे, वो डिस्कस करती है रिपोर्ट, एंड देन फाइनली पब्लिक के लिए ओपन रिपोर्ट्स होते हैं, CAG की वेबसाइट पे भी अपलोड होता है। रिकमेंडेशंस आर गिवन बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट्स, ऑलराइट? यस सर, यस सर, ओके। सो मे बी दे वुड जस्ट पुट यू इन एन MCQ या करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लेवल पे, तो करेक्ट इनकरेक्ट भी है, सो बी केयरफुल ओवर हियर, ओके? देन expenditure audit। Students, I want you to be very focused when it comes to the discussion of expenditure audit, because ये बहुत ही important area है of government audit। It is one of the most important areas of government audit, all right? So I want you to be very focused over here। अभी जरा ध्यान से, गवर्नमेंट एंटिटीज ने अगर एक्सपेंसेस किए, यू नो, जस्ट इमेजिन इफ यू आर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यू नो, तो आप क्या क्या चेक करना चाहोगे? सबसे पहले तो फर्स्ट, लेट अस से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है विच इज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, यू नो, प्राइमरी एजुकेशन देना है रूरल एरियाज में टू द यस टू गर्ल्स, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट, ओके, NGO नहीं बाबा, बीइंग रन बाय गवर्नमेंट। सबसे पहले तो वॉट एवर एक्सपेंडिचर दे हैव डन, तो वो पर्टिकुलर स्कूल के लिए जो भी रूल्स ऑर्डर्स वगैरह बनाए गए थे उसके हिसाब से है कि नहीं। मैंने देखा कि क्लासरूम में फैन भी नहीं है और टीचर रूम में AC लगे हुए हैं। मैंने देखा उनका जो स्कूल के लिए पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया था बाय द एजुकेशन अथॉरिटी, यू नो, वहाँ पे तो क्लियरली लिखा था कि लग्जरियस एक्सपेंडिचर लाइक AC एंड स्टफ इज नॉट अलाउड, बट बेसिक एक्सपेंडिचर शुड बी डन ऑफ फैन एंड स्टफ। वेरी बैड है। फिर मैं देखना चाहूँगा, यू नो, दैट वॉट एवर मनी हैज बीन स्पेंड, जो भी लेवल पे एक्सपेंडिचर होते हैं, वेदर एवरीथिंग हैज बीन तप्पा अप्रूव्ड और नॉट by the higher authority, it has to be approved, otherwise the juniors will spend money as per their whims and fancies, not allowed। then मम्मी की तरह एक्सपेंडिचर होने चाहिए, just like how our mom does it। पहले प्रोविजन क्रिएट करो एंड देन स्पेंड इट। सो वॉट एवर मनी वॉज डन, तो उसके लिए पहले बजटिंग हुआ था कि नहीं, यू नो, so as per the budget whether they have spent it or not, whether provision was created and out of that they are spending it, it has to be systematic spending as per the provision of funds, correct? वरना फिर बजट ऊपर नीचे हो जाएगा। then naturally, you know,
आई वुड लाइक टू सी कि हर एक डिसीजन जो मैनेजमेंट ने लिया है, every decision that management has taken, whether it is in the best interest of the entity or not. Yes, whether it is in the best interest of the entity or not, I would like to see that. मैंने देखा टीचर को सैलरी दिया है 1 करोड़ पर एनम का पैकेज, मैं माइक वाइक छोड़ देता हूँ, अभी जाता हूँ वहां पे फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अगर करेंगे, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच कुड हैव बीन अवॉइडेड, अगर ऐसा एक्सपेंडिचर करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? Whether management has spent the funds in the same manner as they would spend their own funds. I want to know that. Are you getting my point? Yes or no, sir? Yes, sir. I want to know that. फिर मैं जाके एक दो बच्चियों से मिलूंगा कि बेटा बेटा ये टेल मी, बोलो ए बी सी डी, हाँ बोलो ए बी सी डी, क्या एक्स ए एफ, व्हाट इज दिस? हाँ, वेर इज द डिजायर्ड रिजल्ट? अरे गलत एबीसीडी सीख लिया यार इन्होंने, तो फर्स्ट तो आई विल हैव टू रिवर्स व्हाट दे हैव ऑलरेडी लर्नड इन अ रॉन्ग मैनर, एंड देन आई विल हैव टू एंश्योर दैट दे गेट प्रॉपर एजुकेशन. कुछ भी बोलेगी यार ये तो फिर बच्चियां बड़ी होके. सो कैन आई से दैट परफॉर्मेंस भी तो मिलना चाहिए, वॉट एवर मनी हैज बीन सेंट उसका स्पेंट, उसका परफॉर्मेंस भी तो मिलना चाहिए. नेवर फॉरगेट द most important 5 principles of expenditure audit. No memory code over here. It should be as per the rules and orders. It should be, every expenditure should be approved. Yes. Budgetary control होना चाहिए, provision of funds के हिसाब से spend होना चाहिए, and PP, propriety means whether while spending the government funds, they have spent it in the same manner as they would spend their own funds. Proprietary feeling के साथ spend किए कि नहीं, unnecessary expenditure नहीं होना चाहिए, avoidable expenditure नहीं होना चाहिए. Are you getting my point? Yes, in the best interest it should have been spent. And performance, boss, whether desired results are being achieved or not. और आपको क्या लगता है कि ये हो गया expenditure audit? I think in November 18 exams or so, they had asked only these principles of expenditure audit. But if I want to make it tough, मैं सिर्फ प्रोप्राइटी ऑडिट पे 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, सिर्फ रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से ऑडिट हुआ है कि नहीं उसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. सो बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस होल स्लाइड. दिस वन स्लाइड इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड दिस? सो बी वेरी केयरफुल ओवर हियर. ओके, सो फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेंडिचर ऑडिट का? वही प्रोविजन ऑफ फंड्स के हिसाब से होना चाहिए. इट शुड बी ऑथराइज्ड एंड इट शुड बी विद इन द लिमिट्स एंड स्टफ. ये पूरा आंसर का बेसिक 2 लाइन में लिख दिया. ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, जो भी हायर अथॉरिटी के रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. सो रूल्स एंड ऑर्डर्स पे जरा ध्यान से, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन. So expenditure incurred should conform to regulatory provisions and orders of competent authority. Rules and orders की 2 बात होती है बेटा. एक तो रूल्स यानी कि जो भी लॉ है, प्रोविजन है, उसके हिसाब से, एंड ऑर्डर्स यानी जो हायर अथॉरिटी के ऑर्डर्स है उसके हिसाब से. सो डू नॉट फॉरगेट दीज पॉइंट्स प्लीज प्लीज प्लीज. ओके, कैटेगरीज ऑफ रूल्स. एक तो रूल्स विच रेगुलेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक ब्रॉड सेट ऑफ रूल्स होता है विच रेगुलेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड कंटिंजेंसी फंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, काफ़ी अननोन चीज़ों के लिए यूज होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए. देन एक ऐसे रूल्स होते हैं विच डील विथ मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, यानी कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट एंटिटीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्लेम करती है दैट हमारा इतना स्पेंड यहाँ पे हो गया, इतना स्पेंड यहाँ पे हो गया, लेट अस से दैट yes, there was a cyclone and this was the damage, so we put a claim to the government. But उसके भी rules होते हैं. Okay, and then most important category is this C category. Rules which regulate the condition of service, यानी कि एक particular entity की जो conditions वगैरह है, किस तरीके से operate होना है, उसके payments, and stuff, उसको regulate करने के लिए, regulating the condition of service, pay, allowances, pension of government servants. Most important category is the C category. Okay. तो हमें इसका ऑडिट करना है. किसका ऑडिट? बेटा जो रूल्स सेट किए हैं गवर्नमेंट ने वो तो सिर्फ उतना देखते वेदर इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट. जस्ट इमेजिन कि आप सीएजी के स्टाफ से हो. बट मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका ऑडिट करना है कि जो हायर अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव्स वगैरह है उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए होते हैं कहीं वो ऑर्डर्स इनकंसिस्टेंट तो नहीं है विद दिस रूल्स. अंडरस्टूड दिस? वन इज वेदर रूल्स आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
देन अदर वन इज कि जो एग्जीक्यूटिव्स के ऑर्डर है इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स. सो आप सोचो सिर्फ ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में सिर्फ रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से ऑडिट हुआ है कि नहीं, उस पर आई कैन आस्क यू टू क्वेश्चन. वन इज कैटेगरीज ऑफ रूल्स, देन आई विल टेल यू दैट यू नीड टू ऑडिट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स पास्ट. तो उसमें आप कौन सी चीजों का ध्यान रखोगे? प्लीज बी केयरफुल मैन. एक तो उनके जो भी ऑर्डर्स है इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हायर अथॉरिटी के ऑर्डर शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सीएजी की जो रिक्वायरमेंट्स है कि एक्सपेंडिचर इस तरीके से होना चाहिए वगैरह, इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद दैट. देन अगर मैंने कोई ऑर्डर पास किया तो मेरे ऊपर की जो अथॉरिटी है इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद दैट. अंडरस्टूड दिस? एंड देन अगर मैंने कोई ऑर्डर पास किया है तो वेदर मेरे पास वो ऑर्डर पास करने का अथॉरिटी था कि नहीं. सो सबसे पहले let us just revise it one more time. Audit of orders issued by executives, सबसे पहले constitution, because nothing is above that, correct? Then CAG की जो requirements है वो भी follow होनी चाहिए. Then yes, it should not be in conflict with higher authority. And then जो भी if I am passing the order, correct? Whether I myself had the authority to pass that order or not. So be careful. एक्सपेंडिचर ऑडिट का ये सिर्फ एक पार्ट है कि रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है कि नहीं, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? ऑडिट ऑफ सैंक्शन. सैंक्शन मींस अप्रूवल. अब बेटा अप्रूवल भी दो तरह के होते हैं. एक होता है जनरल अप्रूवल, दूसरा होता है स्पेसिफिक अप्रूवल. सो जनरल अप्रूवल मींस वेयर आई विल टेल यू दैट बॉस ओके अप टू 10,000 यू आर अलाउड टू स्पेंड विदाउट माई सिग्नेचर्स. सो ये मैंने एक ही बार में रूल पास कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि अप टू 10,000 यू कैन स्पेंड. स्पेसिफिक, इफ इट गोज अबाउट 10,000 यू विल नीड माय प्रायर परमिशन. अंडरस्टूड दिस? तो एक जनरल अप्रूवल होता है, स्पेसिफिक अप्रूवल होता है. सो वी नीड टू चेक कि बॉस वो सारे अप्रूवल्स दिए गए थे कि नहीं फॉर स्पेंडिंग द फंड्स. देन ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, बजेटरी कंट्रोल. Understood this? Budgetary control is very important. So audit against provision of funds की provision के हिसाब से spend किया है कि नहीं. Expenditure incurred has been on the purpose for which the grant was given. जो भी allocation हुआ है budget का, whether accordingly as per the rules हुआ है कि नहीं. Okay, did not exceed the budget. मम्मी बोला ना, मम्मी की तरह करो. Okay, propriety audit, a very very important part. जैसे रूल्स एंड ऑर्डर्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वैसे दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोप्राइटी ऑडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोप्राइटी यानी कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर शुड बी अवॉइडेड. अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर को इनकर नहीं करना चाहिए. मैनेजमेंट के डिसीजंस वेदर दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटिटी, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. अंडरस्टूड दिस? प्रोप्राइटी मतलब मैनेजमेंट जब ऑपरेट कर रहा था तो उन्होंने उस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए एज इफ इट्स देयर ओन एंटिटी. अंडरस्टूड दिस? नॉट देयर फादर्स फंड्स. All right, so if they ask you to give some meaning of what is covered in propriety audit, तो ये line please याद रखो. Propriety audit tries to bring out the cases of improper, avoidable expenditure. Understood this? Okay, even though चलो बजट के हिसाब से आपने स्पेंड किया, रूल्स के हिसाब से स्पेंड किया, बट फिर भी यू शुड हैव यूज्ड योर कॉमन सेंस कि क्या यहाँ पे बजट में यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेव हो सकता था. So even though it is as per rules, orders, even though it is within the budget, still we check whether this is an improper and avoidable expenditure. So correct, incorrect में ध्यान रखना. It is possible that I'm just giving you the statement जो institute कर सकता है difficult level of correct, incorrect के लिए. It is possible that the expenditure is as per the rules and within the budget, but still it is improper and avoidable. Do you agree with this? If yes, तो फिर अभी इसको ब्रीफ आंसर में देखो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. अब डू यू अग्री विद दिस? इफ यस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ऑडिट. अब मैंने ब्रीफ आंसर में कन्वर्ट कर दिया. ध्यान रखना भाई, एक्सपेंडिचर ऑडिट आई एम टेलिंग यू. मैंने क्या कहा, ये जो चैप्टर 13 है उसमें कुछ देयर आर ओनली लिमिटेड टेक्निकल डिस्कशंस. So government audit is one of that, and under government audit, expenditure audit is one of that. All right, and then performance audit. So performance audit यानी कि desired results मिले हैं कि नहीं, प्रोग्राम, स्कीम, प्रोजेक्ट जो भी है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो मिल रहा है कि नहीं. सो प्रोप्राइटी परफॉर्मेंस ऑडिट भाई भाई है. प्लीज बी केयरफुल. प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस दोनों देखा जाता है. बट नाउ वी नीड टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड प्रोप्राइटी ऑडिट में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. द मोस्ट फेवरेट
The most frequent question that has been asked, it is principles of propriety audit. कौन सा क्वेश्चन? प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, यानी कि एक प्रोप्राइटी ऑडिट कंडक्ट करते वक्त कौन सी चीजों पर आपका सबसे ज्यादा ध्यान होगा, और हम कब बोलेंगे कि हाँ ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो मैनेजमेंट है ना, दे हैव फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी। हम अब कब बोलेंगे कि हाँ यार इन्होंने फॉलो किया है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी? फर्स्ट, दे हैव टेकन एक्सट्रीम केयर व्हाइल स्पेंडिंग द फंड्स, और जितना रिक्वायर्ड था उतना ही स्पेंड किया है। आप सोचो ना, कॉमन सेंस, व्हाई डू यू नीड मेमोरी कोड फॉर दिस? ओनली द रिक्वायर्ड फंड्स हैव बीन स्पेंड, जितना रिक्वायर्ड था उतना एज पर द ओकेजन। They have not passed any order, which will give them any kind of personal advantage. जो भी फंड्स यूज किए गए इन जनरल यूज किए गए, कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज नहीं किए गए। एंड जो भी सैलरी रेम्यूनरेशन डिसाइड हुआ था, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट टेकिंग एनी अदर रिवॉर्ड्स और अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई डेवलप नहीं किया है। बेसिकली करप्शन नहीं है, बट करप्शन वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पे। So there is no other avenue source of income apart from the agreed remuneration and stuff. अगर ये सब फॉलो किया, then I am going to say that yes, ये मैनेजमेंट ने प्रोप्राइटी फॉलो किया है बॉस। Are you getting my point? Yes or no, sir? Yes, sir. तो वही तो है। Expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. No authority should exercise its power of sanctioning expenditure to gain own advantage. Public money should not be utilized for the benefit of a particular person. अच्छा, लेकिन यहां पे जरा ध्यान देना, नॉर्मली पब्लिक मनी इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। कोर्ट ने कहा, कोर्ट का ऑर्डर है दैट इस पर्सन के डैमेजेस पे कर दो, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है, कोई गवर्नमेंट एंटिटी को ऑर्डर दिया, यू विल हैव टू डू इट। ओके, या लेट अस से दैट बीएमसी, ब्रिहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब मुंबई की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेट अस से दैट एवरी ईयर they sanction some funds for Eid celebration. अब ये कोई आजकल का ट्रेडिशन, it goes on since years. गणपति सेलिब्रेशन, ईद सेलिब्रेशन, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए स्पेंड किया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वो एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी चल रही है, एक रिकॉग्नाइज्ड कस्टम चल रहा है, एक ट्रेडिशन चल रहा है, इवन इट इज फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और समथिंग, बट इट इज गोइंग ऑन सिंस years and years. या तो अगर अमाउंट इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट, कम ऑन, आई एम अ गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड मैंने किसी को आइसक्रीम खिला दिया, तो क्या बोलोगे, बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेंड किया, एंड व्हाट सीएज इज गोइंग टू पुट दिस रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। Understood this? So there are some exceptions. Public money should not be utilized for the benefit of a particular person, but there are some exceptions. Amount is insignificant, ordered by court. जो एक्सपेंस है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कस्टम है, ट्रेडिशन है, एंड अगर ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया है, देन इन दैट केस इट इज ओके, बट प्रोवाइडेड इट इज ट्रैवलिंग अलाउंस एंड द एम्प्लॉयज आर नॉट ट्राइंग टू जनरेट इनकम आउट ऑफ दैट। ऑलराइट, नो अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम अग्रीड रेम्यूनरेशन, एक अलग मेन पॉइंट है। सो 4 principles of propriety audit. Come on students, come with me. 4 principles of propriety audit. Expenditure should not be prima facie more than the occasion demands. No authority should exercise powers to gain personal advantage, own advantage. तो एक तो required funds, no personal advantage. Public money spent for, not spent for particular person unless amount is insignificant, court order है, recognized custom policy या कोई traveling allowance है. So I can ask you this as a particular question also. Be very very careful. डिटेल में स्टडी करो भाई. Understood this? Okay. मैंने कहा ना मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर. एंड जो चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फॉर प्रोप्राइटी ऑडिट, एंड दैट इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम द अग्रीड रेम्यूनरेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर. परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें. परफॉर्मेंस ऑडिट मींस जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, expected results, whether the desired results are being achieved or not. जो operations है, whether they are running in a proper manner to give the desired output. But बेटा थोड़ा systematic अगर discussion करूं, then performance audit is basically an audit of EEE, economy, efficiency, effectiveness.
अब इट इज पॉसिबल कि आपके कॉलेज एग्जाम्स में, ग्रेजुएशन एग्जाम्स में यू वुड हैव यूज्ड दीज वर्ड्स ई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट क्या आपने 2 मिनट निकाल के हैव यू एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स? बिकॉज हियर इट इज इंपॉर्टेंट. इकोनॉमी मीन्स कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज अक्वायर कर रहे हैं वो ऑप्टिमल कॉस्ट पे अक्वायर कर रहे हैं कि नहीं, द बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट. अंडरस्टूड दिस? देन एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट रेशियो, कॉस्टिंग वगैरह में सीखा होगा, इनपुट आउटपुट रेशियो, वेदर वो ऑप्टिमल स्टेटस में है कि नहीं. सो विद द सेम इनपुट आर दे एबल टू gain more output, और फॉर द सेम आउटपुट आर दे एबल टू reduce द इनपुट. ऐसे कोई स्कोप है तो एफिशिएंट नहीं है. अगर ऐसा स्कोप है इंप्रूवमेंट का तो एफिशिएंट नहीं है. सो इनपुट आउटपुट रेशियो वेदर ऑप्टिमल बेस्ट स्टेटस में है कि नहीं है. इफेक्टिवनेस, आप क्या चाहते थे और क्या हो गया. What was the intended impact that you wanted and what is the actual impact? What was the intended impact that you wanted and what is the actual impact? क्या चाहते थे और क्या हो गया. If there is a scope of improvement over here, तो फिर effectiveness में compromised है. Understood this? So be careful over here. Look at this. Scope of performance audit, economy audit, efficiency audit and effectiveness audit. आपको already समझा दिया what is the meaning. You can just go through it. Understood this? Okay. परफॉर्मेंस ऑडिट करने की प्रोसीजर क्या है. ये अलग अलग पॉइंट्स ऐसे दिए हैं बट ऐसे स्टेप वाइज है. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द एरिया जो आपको ऑडिट करना है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉपिक. नॉर्मली कोई भी ऑडिट में ये होता है, व्हाट एम आई गोइंग टू ऑडिट, लेट मी अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस एंड लेट मी डू सम स्टडी. सो प्रिलिमिनरी स्टडी, प्रिलिमिनरी यानी एक्चुअल काम शुरू करने से पहले, जैसे प्रीलिम्स होता है. सो प्रिलिमिनरी स्टडी, देन प्लानिंग, एग्जीक्यूट एंड रिपोर्ट. कोई भी ऑडिट में ऐसे ही चलता है. अंडरस्टूड दिस? ओके. Yes, sir. So I hope that this full expenditure audit and all the questions that can be asked, I hope you are very much clear with this. Yes? Okay. Yes, sir. Yes, sir. All right. Doubts वगैरह है, I am repeatedly saying you can download the Audit Academy app and you will see these videos also over there. And apart from that, you can use the chat box option, to ask me the doubts. Understood this? I normally reply as fast as I can. But नहीं करूँ, अगर कुछ रिप्लाई लेट हो जाए तो आप रिमाइंडर्स भेज के मुझे पूरा स्पैम कर सकते हो. डोंट वरी. ओके, अब थोड़ा आगे जाते हैं बेटा. एक्सपेंडिचर का ऑडिट हो गया, भी रेवेन्यू ऑडिट, इनकम, गवर्नमेंट की इनकम का ऑडिट, टैक्स इनकम भी होती है, नॉन टैक्स से भी रेवेन्यू आता है. हाँ, फिर उनके स्टोर, स्टॉक्स, असेट्स वगैरह उसका भी ऑडिट. ओ, अदर गवर्नमेंट ऑडिट. लुक एट दिस. ऑडिट ऑफ रिसीट्स, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज एंड ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स. मतलब ये 3 क्वेश्चन है जो मैं एक में ले रहा हूँ ऐसा अदर गवर्नमेंट ऑडिट. अंडरस्टूड दिस? सो ये दिख रहा है, इसलिए बोला एवरी सब पॉइंट कैन बी एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. मतलब ऑडिट ऑफ रिसीट्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरीज पे यू कैन गेट अ सेपरेट क्वेश्चन एंड ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स आल्सो यू कैन गेट अ सेपरेट क्वेश्चन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर. ओके, वेरी गुड. नाउ गो अहेड विद दिस. ओके, ऑडिट ऑफ रिसीट्स, जैसे कि मैंने कहा आपको टैक्स रिसीट्स हो सकती है, नॉन टैक्स रिसीट्स हो सकती है. किसी की भी इनकम का जब आप ऑडिट करते हो तो सबसे पहले वी वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि इमेजिन यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. वाओ, जो सबको परेशान करते हैं उनको आप करने वाले. सो यू आर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ऑलराइट. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले तो जो भी रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन है, असेसमेंट, वेदर वो ठीक से किया कि नहीं, कलेक्शन, वेदर दैट हैज बीन डन प्रॉपर्ली और नॉट, एंड देन डिपॉजिटिंग इट इन द गवर्नमेंट अकाउंट्स. वो प्रोसेस भी तो देखना पड़ेगा. कहीं अंडर द टेबल कलेक्शन तो नहीं है. वैसे तो ऑल ओवर ऑफिसर्स आर वेरी एथिकल एंड स्टफ. ऑलराइट. ओके, दिस वीडियो इज गोइंग टू गो ऑन यूट्यूब, नो? सो ऑलराइट. सो ऑडिट ऑफ रिसीट्स में ऑडिट ऑफ ऑल रेवेन्यूज, टैक्स एंड नॉन टैक्स एंड डेट्स ड्यू टू द गवर्नमेंट, सब कुछ आ गया इसके अंदर. सबसे पहले तो वी आर वरीड अबाउट वेदर इट हैज बीन करेक्टली असेस, रियलाइज्ड एंड क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट. इसके ऊपर ही एग्जामिनर आपको 1 मार्क दे देगा. देन जो भी डिपार्टमेंट्स है, वेदर दे हैव सम रूल्स, रेगुलेशंस और नॉट. जैसे एक्सपेंडिचर के लिए होते हैं वैसे रेवेन्यू के लिए भी होते हैं ना यार. अंडरस्टूड दिस? सो वेदर इट इज बीइंग फॉलोड और नॉट. सो एक तो है कि नहीं है, वेदर इट इज बीइंग फॉलोड और नॉट. एंड देन कुछ भी इरेगुलरिटी या टैक्स फ्रॉड वगैरह है तो उसका एडिक्वेट चेकिंग है कि नहीं. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वन ऑफ द फेवरेट वर्ड्स ऑफ ऑडिट सब्जेक्ट, उसका भी ऑडिट करेंगे. ऑलराइट. ओके, सो दैट इज द डिस्कशन ओवर हियर. ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज, यानी कि जो असेट्स है परचेस्ड बाय द गवर्नमेंट.
स्टोर्स इन्वेंट्रीज जो हर एक डिपार्टमेंट के पास होता है रिगार्डिंग दैट, वो सब आ गया उसमें, कंप्यूटर एवरीथिंग। ओके, नेचुरली इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट सबसे पहले अगर दिमाग चले तो, because for buying these assets naturally government has to spend funds, no, so it is a part of expenditure audit। अब ये बोल दिया तो आपके लिए तो पूरा पंडोरास बॉक्स खुल गया। तो एक्सपेंडिचर ऑडिट के पॉइंट्स यहाँ पे लिखना शुरू करो पर शॉर्ट में, वेदर जो भी असेट बाय किया वेदर इट इज एज पर रूल्स ऑर्डर्स अप्रूव्ड और नॉट, इकोनॉमिकल तो है ना, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इज रीजनेबल, क्वालिटी ऑफ दैट असेट इज प्रॉपर, वैल्यूएशन, इंटरनल कंट्रोल, लिखो बिंदास। अंडरस्टूड दिस, यू कैन जस्ट गो ऑन, लुक एट दिस, धीरे धीरे जाओ। ओके, वेदर रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग परचेज एंड सेल ऑफ स्टोर्स इन्वेंटरीज आर प्रॉपर्ली फ्रेम्ड, कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना कंट्रोल सिस्टम में, अप्रूव तो हुआ है ना, प्राइजेस पेड आर रीजनेबल, प्रोप्राइटरी परफॉर्मेंस आ गया, क्वालिटी एंड स्टफ, चेक द अकाउंट्स ऑफ रिसीट्स इश्यूज बैलेंसेस, जो स्टॉक आया फिर दिया, बैलेंस क्या है स्टॉक का, वो सबका चेकिंग। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल ओवर हियर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, यानी कि इमेजिन करो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, इमेजिन करो LIC, इमेजिन करो ONGC, अंडरस्टूड दिस, यस, कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय PSU, इसलिए मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के नाम दिए। लुक एट दिस, एक तो होता है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस जो कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशंस में एंगेज्ड है, रेलवेज दिख रहा है ना, अंडरस्टूड दिस, railway is a separate entity or a big department of the government, of course a big department of the government, understood this, okay। जो दूसरा होता है अकाउंट्स मेंटेन बाय, तो एक्चुअली ना कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स की जगह पे एक्चुअली कैटेगरीज ऑफ सेपरेट एंटिटीज है जो कमर्शियल अकाउंट्स रखते हैं, एक तो डिपार्टमेंट्स, देन स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, लाइक LIC, सबके एग्जांपल दिए हैं, एंड गवर्नमेंट कंपनी सेटअप अंडर कंपनीज हैं, कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, उनका ऑडिट करना है। तो ऑडिट, अभी एक एक का पॉइंट लिखो, एक ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल कंसर्न करेंगे वो उसी तरीके से करेंगे जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑडिट होता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, उनका ऑडिट तो उनके एक्ट के अंदर लिखा होता है, जैसे LIC का ऑडिट LIC एक्ट के अंदर लिखा होता है, बट दे आर ट्रीटेड लाइक, दे आर डीम्ड लाइक गवर्नमेंट कंपनीज, तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही हो जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज ऑडिट इज कंडक्टेड बाय देयर ओन by the auditors, chartered accountants who are appointed by CAG, and you very well know about it if you are done with company audit. Normally when you're looking at this video, students are usually done with company audit. I hope you are clear with this now. Yes sir, okay sir। अरे ये क्या आ गया, अच्छा सुनो, एक बहुत ही important note है which can be asked in your exams, understood this, be very careful about it, where anybody or authority, any body ऐसे बोलो, where any body or authority is substantially financed by government by grants or loans from consolidated fund of India or state or any union territory having legislative assembly। बेटा आपने ये वहाँ पे भी पढ़ा होगा, कहाँ पे, आपका AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडीशंस ऑफ द ग्रांट्स आर बीइंग फुलफिल्ड और नॉट। तो सिमिलरली जब कोई भी ऐसी एंटिटी होती है विच हैज बीन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, बोलो मेरे साथ, विच हैज बीन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इन दैट केस वी आर वरीड कि भाई जिस पर्पस से उससे सब्सटेंशियली फाइनेंस किया था, वेदर दैट पर्पस इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, तो CAG खास उसका ऑडिट करते हैं, जो मैंने ड्यूटीज ऑफ CAG में भी बताया आपको, अंडरस्टूड दिस, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ऑलराइट, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। आराम से बेटा, अब इसको थोड़ा आराम से करेंगे। वेयर द ग्रांट और लोन टू अ बॉडी और अथॉरिटी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली जो ग्रांट और लोन दिया है इन अ फाइनेंशियल ईयर is not less than rupees 25 lakhs, okay, that is first condition, not less than rupees 25 lakhs, grant or loan, hello, grant or loan, and the amount of such grant or loan is not less than 75% of total expenditure of that body authority। यानी let us say that आपने 75 lakhs का मुझे ग्रांट दिया और मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है that is 1 crore। सो बेसिकली कहना है मेरा सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर हैज बीन फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे याद रखो, सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ओ इन दैट केस मैं ये स्कोप में आ गया, सो नॉट लेस देन रुपीज 25 lakhs
and the amount of such grant or loan is not less than 75% of total expenditure of that body or authority. Such body or authority shall be deemed for this purpose to be substantially financed by such grants or loans as the case may be. I hope you are clear with this. So dual conditions, it should not be less than 25 lakhs because CAG is going to invest time in material areas, and जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट और लोन्स दिए गए हैं दैट शुड फॉर्म एटलीस्ट 75% of the total expenditure of that body or authority. This is given in your module. All right, so be very careful about it. So that is one area. Okay, अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, रोल ऑफ सीएजी इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. रोल ऑफ सीएजी इन द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको ऐसे सीएजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सीएजी वेरी इंपॉर्टेंट इन गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंट्स द ऑडिटर, सीएजी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे नहीं करना है. इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी 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 बोला ना, सो यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013. ओ, या तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं पावर्स ऑफ सीएजी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, व्हिच विल बी वेरी सिंपल. भी स्टूडेंट को हिंट आ गया कि कंपनीज एक्ट से लिखना है. आता है नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कंपनीज एक्ट से लिखना है. But student gets trapped when they use this line in the question, role of CAG in the audit of government company. So they think that they have to write some kind of theory answer that CAG plays a very important role. ऐसे नहीं करना है. I hope you are clear with this. So role of CAG in the audit of government company, or power of CAG as per Companies Act 2013. The answer that you're going to write is section 143 subsection 5, 6 and 7 of Companies Act 2013. One of the most important areas in inter CA and final CA, दोनों जगह पे इसके questions है. So be very careful about it. All right. Normally तो पता है that in case of company audit, government company audit, CAG appoints the auditor and stuff. इतना तो पता है ना. तो वही तो सबसे पहला discussion है. Section 143 subsection 5. आराम से. Power to appoint government company auditor. So CAG shall appoint the auditor, first auditor, subsequent auditor in case of government company. Of course, not only appoint but also direct such auditor in that how the auditor has to conduct the audit of the accounts. Of course, the auditor follows standards in auditing plus the directions of the CAG. क्या CAG खुद ही remuneration भी fix करते हैं? The CAG fix the remuneration of the government company auditor? No, not given over here specifically. That's not the case. Of course, इसका detailed discussion we do it in company audit, but याद रखना इसमें लिखते remuneration लिख के मत आ जाना. Understood this? Okay. The auditor so appointed, ये बहुत important line है, that CAG के द्वारा जो auditor appoint किया गया है, shall submit a copy of audit report. So before it goes finally to the members and the stakeholders, the first copy of the audit report goes to CAG. Yes, and that is given under this section. All right. अब CAG क्या करते हैं? CAG will sit with that report. He will have 60 days, and he has some additional rights on those reports. So section 143 subsection 6, which is extremely important for case studies, उसका discussion चल रहा है अभी, जरा ध्यान से. Power to conduct supplementary audit and comment upon auditor's report. पूरा line में discussion है. So 143.5 में last point is that auditor so appointed shall submit a copy of the report to CAG. Now CAG has got 60 days to exercise these powers. Supplementary, main answer sheet के पीछे जो लगता है supplementary. Oh, supplementary means something additional. So CAG has the first power to conduct supplementary audit, that means additional audit. एक और बार जरा checking कर लो of the financial statements, but now he's going to send his own persons, he's going to authorize his officers for that. ऐसा नहीं है कि ऑडिटर के ऑडिट पे डाउट है, पर ऑडिटर का रिपोर्ट पढ़ने के बाद लगे कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इतने एरियाज का, आई थिंक लेट अस डू वन सप्लीमेंट्री ऑडिट. सो एडिशनल ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. या लेट अस से दैट CAG बोलता है अच्छा दिस गवर्नमेंट कंपनी एक्स लिमिटेड वी ऑल्सो कंडक्टेड गवर्नमेंट ऑडिट, तो अपना भी कमेंट्स वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं ना. दिस ऑडिट रिपोर्ट विल बी सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स द मेंबर्स, सो आवर कमेंट्स विल आल्सो गेट एडेड. तो कर देते हैं ना अपना में कमेंट अपॉन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. So if CAG wants to submit their comments upon auditor's report, they can do it. Understood this? Yes. So जरा ध्यान से just go through this. Within 60 days from the date of receipt of auditor's report, CAG has the right to conduct supplementary audit, a section number वगैरह याद रखना for MCQs, additional audit of financial statement through persons authorized by him, or comment upon or supplement such audit report. अब जरा ध्यान से
ये जो CAG का सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट है या उनकी जो कमेंट्स है, प्लीज बी केयरफुल बिकॉज दिस वाज आस्क्ड एट फाइनल CA level also. Any comments given by the CAG of India upon the auditor's report or the accounts of that government company or supplementary audit report or supplemental to the audit report shall be sent by the company to every person entitled to copies of audit of financial statement as per section 136. So audited financial statement auditor's report, you know that finally it is approved at the AGM. तो जिनको जिनको वो जो नोटिस जाता है अंडर सेक्शन 136, जिनको जिनको सर्कुलेट होता है, तो along with that supplementary audit report and CAG comments will also be circulated. Are you getting my point? Yes or no, sir? Yes, sir. And these matters will be placed also at the meeting. It's not only about circulation. Look at this. And should also be placed along with the audit report in the same time, same manner. तो जिस तरीके से audit report को प्लेस किया जाता है, ट्रीट किया जाता है at the annual general meeting, these matters shall also be taken up. All right, along with that. So ये एक important area है which can be asked as a case study. Please do not mess up over here. Are you getting my point? Yes or no, sir? Yes, sir. Okay. Section 143 subsection 7 टेस्ट ऑडिट, ये ना अलग ही डिस्कशन है. 5, 6, 7 लाइन में नहीं, 5 and 6 दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो 5 से फ्लो होता है एंड देन 6 पे एंड होता है. बट 7 इज अ सेपरेट डिस्कशन. पावर टू कंडक्ट टेस्ट ऑडिट, ये CAG एक्ट 1971 से पावर आता है वेर एनी एरिया ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स पे जहां पे उनको टेस्ट ऑडिट करना है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सम सिलेक्टेड एरियाज, CAG कैन जस्ट स्टार्ट विद दैट. अंडरस्टूड दिस? So look at this. If he considers necessary, completely up to him, by an order cost test audit to be conducted, and this right comes from the section of CAG Act 1971. All right, so please be careful about it. So role of CAG in the audit of government company, power of CAG, a very important discussion. Please do not mess up with this at all. All right, yes sir. Okay sir, अब क्या डिस्कशन होने वाला है? अब क्या डिस्कशन होने वाला है? ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज. बेटा गवर्नमेंट ऑडिट का डिस्कशन के तुरंत बाद आई डिस्कस ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज. बट बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, सो गवर्नमेंट ऑडिट व्हाट डिड वी डिस्कस? सर डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फिर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क आपने पहले एक्सप्लेन किया. या CAG के वो लीगल सब रिक्वायरमेंट्स, आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके अपॉइंटमेंट, सैलरी वगैरह. या देन सर we started with the discussion of powers of CAG, duties of CAG. Yeah. Then audit of expenditure, receipt, अच्छा store, stocks वगैरह, audit of expenditure, sir, lots of points. Yeah. Audit of commercial accounts. And then sir, yes sir, role of CAG in the audit of government company वगैरह सब. Section 143, subsection 5, 6, 7. Okay. So lots of questions possible from government audit. They can give you just a surprise of asking 10 marks questions from government audit. Are you getting my point? Yes or no, sir? Yes, sir. Ab audit of local bodies, municipal corporation, municipal authorities, municipality. सुना है ना? Local bodies. Understood this? Okay. So different questions that can be asked, but don't worry, this slide is going to ensure that you have all the information. So audit of municipality, municipal government, local body corporation, all right. और इसमें जो भी sub point आ रहा है, every sub point can be an examination question. In fact, multiple times it has already been asked. सबसे पहले तो urban local authorities होती है, उसकी types पता है? Types, when we talk about local bodies, urban areas में आपको देखने मिलता है ये local bodies, 5 types. Oh, compressed discussion. Municipal corporations, I think everyone knows about it. Municipal councils, civics में I think आपने सीखा होगा स्कूल में यार ये. Notified area committees, town area committees, cantonment committees, military establishments, cantonment committees. Okay. Local functions of municipal authority. कोई भी municipal authority के local functions क्या होता है? I mean local bodies, why they are constituted? Look at this. Regulatory functions, जो भी local laws वगैरह उसका implementation, maintenance of that particular area that they have been given, and development activities. Yes, so JCB, development activities, they are always there. जो भी local bodies expenditure incur करते हैं, how it can be divided into 6 heads. What are those 6 heads? General admin expenditure, revenue collection के लिए expenditure, public health. Yes, and I think nowadays there are lots of expenditure being done on this area. Safety, okay.
education, public works, and others such as interest payments and stuff. Others तो I think everyone remembers. तो जो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सब लिख दो. मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आई शुड बी सेफ, आई शुड गेट माई एजुकेशन, या सो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड. देखो जनरल एडमिन एक्सपेंस होता है, अदर्स होते हैं, बाकी का हेड समझो. हेल्थ, सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स. हाँ, पब्लिक वर्क्स. सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. आई वांट गुड रोड्स. या ओके. सो जो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वेदर इट इज बीइंग फुलफिल्ड और नॉट, आई विल नॉट कमेंट अपॉन दैट बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर. बट जो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो लिख दो, ऑटोमेटिक आपके 6 हेड्स हो जाएंगे. सो नो नीड फॉर अ मेमोरी कोड ओवर हियर. अंडरस्टूड दिस? ओके. देन क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू अर्नड बाय म्यूनिसिपैलिटी. देखो जो भी रेवेन्यू अर्न करते हैं, एक तो टैक्स, लोकल टैक्सेस से काफ़ी रेवेन्यू अर्न होता है, एंड बाकी दे गेट ग्रांट्स एंड स्टफ फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. लुक एट दिस. टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, अदर म्यूनिसिपल टैक्सेस. टैक्सेशन पावर्स जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड, कॉर्पोरेशन को थोड़े बहुत मिलते हैं. लुक एट दिस. टैक्सेशन पावर्स आर कन्फाइंड टू ओनली फ्यू आइटम्स, वरना यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है दैट what are the revenue collections that municipality can have. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को थोड़े बहुत मिलते हैं, लाइक ब्रियन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टफ, दे हैव पावर्स ओवर सम आइटम्स. अदर अथॉरिटीज अपार्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो दूसरी अथॉरिटीज दिख रही है यहाँ पे, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नोटिफाइड एरिया, सॉरी कमिटी, ये जो है सो दे नीड अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट. बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी बड़े सिटीज़ में होते हैं, सो दे हैव पावर्स ओवर सर्टन एरियाज. ऑलराइट, ओके. क्या इसका टैक्स कलेक्शन का कंप्लीट पावर्स दे हैव. करेक्टिंग करेक्ट के लिए नो स्पीच इज गोइंग ऑन ओवर हियर, बी केयरफुल. जो भी स्टेट से ग्रांट मिलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रांट फ्रॉम द स्टेट, एक तो जनरल ग्रांट मिलते हैं दैट ओके, एक ग्रांट दे दिया, यू कैन यूटिलाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स. एक स्पेसिफिक ग्रांट होता है, स्पेशल कंडीशन ग्रांट, दैट यू कैन यूटिलाइज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, जो स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है. एंड देन एक होता है कंपेंसेटरी ग्रांट. सो यू इंकर्ड सम लॉसेस, उसका कंपेंसेशन, या काफ़ी बार ऐसा होता है दैट सम ऑफ द लोकल टैक्सेस आर टेकन ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द पर्टिकुलर म्यूनिसिपल अथॉरिटी. उसका एक कंपेंसेशन ग्रांट होता है. सो यू कैन सी ओवर हियर एंड इंश्योर दैट यू गो थ्रू इट. ऑलराइट, ओके. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वॉट एवर फंड्स दे आर स्पेंडिंग, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक थोड़ा डिटेल्स दिया गया है. नॉट टू मच फेवरेट फॉर एग्जाम. First 4 points, yes, I can say very much exam oriented. This box, not too much favorite for exam, but it is there in the modules. I've concise discussion will do. Financial administration जो होता है उसमें एक budgetary procedure होती है, that budgets are set and accordingly the funds need to be spent. All right. So I think there is no issue over here. What is budgetary procedure? एक बार बोल रहा budgetary control. You can write few lines on your own. एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल होता है, एंड दैट कंट्रोल कैसे आता है, स्टेट गवर्नमेंट एक एक्सटर्नल ऑडिट करवाती है. Understood this? So they are just telling you that how finances are administered over here. Understood this? The administration कैसे होता है, accounting system होना चाहिए, so that they maintain proper records. But usually municipal authorities, municipal councils, they are criticized for incomplete records because local bodies may not have a big infrastructure of maintaining proper accounting system. तो मैं बोल रहा हूँ ना, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आएंगे, बट एटलीस्ट इतना नॉलेज होना जरूरी है. अंडरस्टूड दिस? ओके. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. अरे भाई, गवर्नमेंट ऑडिट में जो ऑब्जेक्टिव होगा आपका, वही तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा ना, और क्या होगा. लुक एट दिस. रिपोर्टिंग अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर, दैट इज ऑलवेज देयर. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. और क्या होता है ऑडिट में, गरबा थोड़ी करते हैं. यस, लीगल रूल्स ऑर्डर्स फॉलो हुए कि नहीं, टू चेक दैट जो भी मनी स्पेंड हो रहा है उसका वैल्यू फुल्ली रिसीव हो रहा है. अंडरस्टूड दिस? एंड प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द ए, बी एंड ई पॉइंट, आई थिंक इट्स ओके, नॉर्मल. सी एंड डी पॉइंट थोड़ा याद रखो, बाकी ए, बी एंड ई तो नॉर्मली निकल ही जाएंगे. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो ऑफ स्टडिंग सो मच ऑफ ऑडिट, वो निकल ही जाएंगे. ऑलराइट, सो कोई इतना बड़ा कोई ऐसा आंसर नहीं है कि ओ माय गॉड what are the objective of audit of local bodies, but एक बार देखना जरूरी है कि क्या रिक्वायर्ड है. so don't vomit more than what is required. understood this? okay. तो लोकल बॉडीज का ऑडिट कैसे करेंगे? कम ऑन मैन, गवर्नमेंट ऑडिट क्या, वैसे ही गवर्नमेंट ऑडिट में एक्सपेंडिचर ऑडिट पढ़ा आपने, रेवेन्यू ऑडिट पढ़ा, उसमें से जितने पॉइंट्स लिखने लिख दो आप. understood this? okay. so audit program means what are the points to be covered by the auditor. फर्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड बाय द ऑडिटर इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, तो पहले तो ये ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज, तो पहले तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव लिख दो. अंडरस्टूड दिस? और फिर उसके बाद फटाफट डिस्कशन चालू करो. इसमें आप गवर्नमेंट ऑडिट के, एक्सपेंडिचर ऑडिट के 5 पॉइंट लिख सकते हो.
That is what I'm saying. You don't have to buy art separately. First 4 points thoda buy art karna hai separately. Financial administration not that favorite for exam, but just go through it. Objective of audit of local bodies, very naturally uska answer aayega. An audit program, you can just take out points from government audit and write over here. All right? Yes. ये एक audit करता कौन है? Audit of local bodies. Look at this. The local fund audit wing of the state government, okay, is generally in charge of the audit of municipalities. So bigger municipal corporations like Delhi, Mumbai have power to appoint their own auditors for regular external audit. CAG का तो authority है ही, पर जो regular external audit है उनके accounts का, उसके लिए normally state government appoint करता है auditor, और उनका state government का अलग से department है local fund audit wing. And bigger municipal corporations, Delhi, Mumbai and stuff have powers to appoint their own auditors. मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि CAG does not have the power. CAG के पास तो power है ही, that is always there. But regular external audit कौन appoint करता है उसकी बात चल रही है. So students, that is my discussion on government audit and audit of local bodies. So this full video was dedicated to that discussion. Naturally, in the coming discussions, we will also cover audit of cooperative society. Stay tuned to this channel. You are going to get regular updates and regular videos which will help you in clearing audit subject. I am doing my level best. You can also help me by spreading the word among CA students, because when I do so many things for free, I don't have a big marketing budget, but I have a big heart and big support from the students which can be utilized. Thank you so much. Okay, stay connected everyone.